ग्रेसफुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज इंडियन इकोनॉमी की बिल्कुल फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। देखिए, अगर आप मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं, मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो आपको मेरे पे पहले ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ आएगा तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो आप बिल्कुल मुझे ऐसे ट्रीट करेंगे कि मैं आपकी ट्यूशन टीचर हूँ और आप मेरे स्टूडेंट हो। आप मुझे पर्सनल अपना टाइम दे रहे हैं, अपनी मनी दे रहे हैं और आप मुझे अपना सबसे इम्पोर्टेंट वक्त दे रहे हैं। तो उस वक्त की आप कदर करो और जितना मैं कराऊं साथ साथ करो। आपके नंबर की गारंटी उसके बाद मेरी, लेकिन जैसे जैसे कहा जाए वैसे वैसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे सिर्फ इतना चाहिए। और मेरा मोटिव आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ाना नहीं है, आपको इकोनॉमिक्स की जानकारी देना नहीं है। मेरा मोटिव ये है आपके अंदर कुछ ऐसे बदलाव लाए जाए जिसे आप फील भी कर सको। मैंने अपने टीचिंग करियर में कभी भी सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट मैटर पे ज्यादा फोकस किया ही नहीं है। हाँ, आपकी स्टडी बहुत मायने रखती है, आपके मार्क्स बहुत मायने रखते हैं, बट उससे भी ज्यादा आपका एक अच्छा इंसान होना मायने रखता है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने लेक्चर्स के थ्रू आपके अंदर कुछ भी चेंजेस कर सकूं तो जरूर करूं। तो इसी बात की शुरुआत करते हैं। आप लोगों के लिए ना काफी सारे प्लानिंग्स है, धीरे धीरे मिलते रहेंगे, मुलाकात बढ़ती रहेगी, आप सबके पास वो सारा मैटर पहुंचता रहेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपने एक काम करना है, जो मैं कहूँ वो आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्लास आज स्टार्ट करते हैं और क्लास से पहले अपना एक थॉट ऑफ द डे को जानेंगे। तो आज का हमारा थॉट ऑफ द डे है कि मत सोचो कदम कदम पर मुश्किल आएगी, मत सोचो कदम कदम पर मुश्किल आएगी, गिरकर उठो उठकर संभलो मंजिल मिल जाएगी। मत सोचो कदम कदम पर मुश्किल आएगी, गिरकर उठो उठकर संभलो मंजिल मिल जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, हम जानेंगे आज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी का वेरी फर्स्ट चैप्टर। तो सबसे पहले जानते हैं हमें इंडियन इकोनॉमी पढ़नी ही क्यों है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी। तो देखिए, ये भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में है। तो आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारा पास्ट क्या था, हमारा प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर अब क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। क्योंकि आप ही तो हमारे युवा हो और आप ही ने इस देश में काफी कुछ कंट्रीब्यूट करना है। तो आपके लिए जानना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब हम इंडियन इकोनॉमी को ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि हमारा ये सब्जेक्ट है। हम ठीक इंडियन इकोनॉमी को उस तरीके से पढ़ेंगे जैसे हमारी दादी नानी हमें कहानियों में सुनाती थी। अच्छा, ऐसा होता था, हमें इंटरेस्ट आता था ना, ये भी हुआ था, अंग्रेजों ने और क्या कहा था, अंग्रेजों ने हमारे साथ और क्या किया था, इसमें भी बुरा किया था। ठीक उसी तरीके से हम हमारे जो सब्जेक्ट मैटर है इस तरीके से कहानियों की तरीके से पढ़ेंगे। तो देखिए, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी के टाइम पे हमारा भारत देश कैसा था। तो इसको जानने के लिए हमने देखा कि हमारा जो 15 अगस्त 1947 में जब हम आजाद हुए थे, तो हम कैसे आजाद हुए थे। अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना रखा था और उनकी गुलामी से हम मुक्त हुए थे, हम आजाद हुए थे 15 अगस्त को। तो किस तरीके से उन्होंने हमारे हर सेक्टर पे अपना कब्जा जमाया या किस तरीके से हमारे साथ गलत किया। तो ऐसे ही 6 सेक्टर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, 6 बातें। पहला एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में कि आजादी के टाइम पे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, हमारा फॉरेन सेक्टर कैसा था, दूसरी कंट्रीज के साथ व्यापार कैसा था, हमारा ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर यानी हमारी कंट्री के लोग कहाँ कहाँ पे काम कर रहे थे, कौन से सेक्टर पे काम कर रहे थे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था और हमारी डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी थी। ये क्या क्या होता है हम आगे जानेंगे। आज वेरी फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज एग्रीकल्चर सेक्टर। अब सबसे पहले जानिए एग्रीकल्चर सेक्टर होता क्या है। तो इसको जानने से पहले हम एक बात को समझेंगे। जब हम आजाद हुए थे ना, तो क्या हुआ था, हमारा बंटवारा हुआ था, हिंदुस्तान 2 पार्ट में बटा था। पाकिस्तान के एरिया में हमारी जो लैंड थी, यानी जो बहुत ज्यादा उपजाऊ लैंड थी, जहाँ पे काफी अच्छा फूड ग्रेन
हो सकता था वो लैंड पाकिस्तान के एरिया में चली गई थी। जैसे कुछ वेस्ट पंजाब का कुछ एरिया चला गया था और कुछ सिंध हमारी उसका बहुत ज्यादा एक ऐसा पार्ट था जहाँ पे काफी अच्छी फसलें उगाई जा सकती थी। ये दोनों पार्ट बहुत अच्छी लैंड थी खेती बाड़ी के लिए। ये दोनों लैंड हमारी पाकिस्तान में चली गई थी। अब हमारा जो इंडिया था 82% पॉपुलेशन थी और 65% फूड ग्रेन का एरिया हमारे पास था। क्या मैंने बोला? 82% जो था हमारी पॉपुलेशन और 65% हमारा फूड ग्रेन का एरिया था जहाँ पे हम खेती बाड़ी कर सकते हैं। तो इतनी बात तो हमें समझ आ गई। अब हम समझते हैं कि 1947 में ब्रिटिशर्स के कारण इम्पैक्ट क्या आ गया था। 7 पॉइंट है हमारी बुक में, हम 2 पार्ट में इसको पढ़ेंगे, एक 4 पॉइंट और एक 3 पॉइंट। एक पढ़ेंगे बैकवर्ड एरिया, हमारा बैकवर्ड क्यों था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, और एक पढ़ेंगे स्टेगनेंट क्यों था। पहले इन दोनों का मतलब समझते हैं, बैकवर्ड क्या होता है और स्टेगनेंट क्या होता है। स्टेगनेंट का मतलब होता है रुका हुआ, किसी चीज की ग्रोथ नहीं हो पा रही, रुकी हुई है। और बैकवर्ड का मतलब होता है पिछड़ा हुआ, पीछे रह गया। तो पीछे तो हम हमेशा हमारे कारणों से ही रहते हैं, और स्टेगनेंट जो रुके हुए हैं वो हम अभी ब्रिटिशर्स के कारण रुके हुए थे कि उनके कारण हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे। तो अब समझते हैं बैकवर्ड क्यों थे। इसमें भी काफी सारे रीजन उनसे मिले जुले हैं। तो समझिए, सबसे पहले 4 पॉइंट समझेंगे। तो पहला है लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। उस टाइम पे हमारी प्रोडक्शन बहुत कम थी और प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम थी। अब मैम प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस क्या है? हाँ जी, प्रोडक्शन का मतलब होता है टोटल आउटपुट कितना आ रहा है, एक जगह से टोटल आउटपुट जितना आता है हम उसको बोलते हैं प्रोडक्शन। और प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है पर हेक्टेयर लैंड से जितना आउटपुट आ रहा है, इट्स कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। हम कहते हैं ना हमारे आज के दिन की प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं थी, आज की क्लास की प्रोडक्टिविटी मतलब एक पार्टिकुलर चीज से जो आ रहा है, और प्रोडक्शन मतलब टोटल आउटपुट। तो उस टाइम पे हमारी दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा वीक थी, बहुत ज्यादा लो थी। और वीट और राइस का इसमें देखो कंपैरिजन कर रखा है, जैसे वीट इतना था 1947 में और आज इतना, और राइस इतना था और आज इतना। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको। चलिए सेकंड पॉइंट को समझते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझना, नोटबुक पेन आपके हाथ में होनी चाहिए। जो जो कहूँ अंडरलाइन करते रहो, प्रॉपर नोट्स बनवाऊंगी, प्रॉपर क्वेश्चन दूंगी। मैं आपकी टीचर हूँ और मेरे को बिल्कुल पता चल जाएगा अगर आपने एक दिन भी काम नहीं किया तो बिल्कुल बचने का कोई मौका नहीं है। आप पे बिल्कुल नजर रहेगी, बिल्कुल कनेक्टिविटी रहेगी। डेली होमवर्क भेजा जाएगा, होमवर्क चेक किया जाएगा। तो आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैं भी आपको फॉलो करूंगी, ध्यान रखना। तो नोट्स बनाने हैं और अब आपके मार्क्स की जिम्मेदारी मेरी है, इस बात को समझना। लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट सुनूंगी भी, ध्यान रखना। सेकेंड पॉइंट समझते हैं आप। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट बेटा जी आपका आ गया हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। अभी इसको भी डिटेल में बताऊंगी, पहले सेकेंड पॉइंट को समझो, लिंक्ड है। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी क्या होता है? हाई डिग्री मतलब बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी का सर्टेन का मतलब होता है कि फिक्स है, ये तो होगा ही होगा, सूरज आएंगे ही आएंगे, चंदा मामा आएंगे ही आएंगे रात को, तो ये फिक्स है आपका। अनसर्टेन का मतलब जो फिक्स नहीं है। जैसे बारिश क्या फिक्स है? नहीं, जब मन किया आ गई, जब मन नहीं किया नहीं आएगी। तो इसी तरीके से हमारी खेती बाड़ी पे बारिश का बहुत इफेक्ट था, क्योंकि हमारी खेतों को, हमारी फसलों को पानी चाहिए था, और पानी का जो एकमात्र सहारा था वो बारिश थी। ना प्रॉपर वेल फैसिलिटी थी, ना कैनाल फैसिलिटी थी, पानी के लिए इरिगेशन फैसिलिटी कुछ था ही नहीं जिससे हम जो खेत थे उसको अच्छे से पानी दे सके। उसके लिए बारिश के अलावा कोई भी सोर्स नहीं था। ना कभी अंग्रेजों ने इस चीज पे फोकस किया, क्योंकि उनका मोटिव ही नहीं था हमें ग्रोथ करना, उनको तो नीचे ले जाना था। ठीक है, तो हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी क्या था? हम किस पे डिपेंड थे? हम सिर्फ पानी पे, बारिश पे डिपेंड थे पानी के लिए। तो जब बारिश अच्छी होती थी तो फसलें अच्छी हो जाती थी, जब बारिश नहीं होती थी तो उस साल फसलें अच्छी नहीं हो पाती थी। तो हमारे बैकवर्ड रहने का एग्रीकल्चर सेक्टर में एक कारण ये भी था, उस टाइम पे हमारे पास प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी के लिए कुछ भी नहीं था। हम बहुत ज्यादा डिपेंड थे किस
किस पे, रेन पे, जिसके कारण हम बैकवर्ड थे। बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर का एक रीजन क्या हुआ, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। मैम आपने लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी समझा तो दिया, फिर इसमें क्या रह गया था? इसमें बेटा एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि क्यों था लो प्रोडक्शन या लो प्रोडक्टिविटी, क्यों था? क्योंकि उस टाइम पे किसान के पास या उन लोगों के पास ना तो इतनी नॉलेज थी, ना इतनी पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, ना इतनी नॉलेज थी, ना टेक्नोलॉजी से फेमिलियर थे, ना ही उन लोगों के पास पैसा था कि वो सब ला सके। तो कुछ भी ना होने के कारण, इनफेक्ट कुएं भी नहीं थे वहां पे, मतलब पानी का कोई सोर्स ही नहीं था, जैसे अभी सेकेंड पॉइंट में बताया। तो ये कारण था लो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का। 2 पॉइंट समझ आ गए, अच्छे से क्लियर हो गया। तो चलिए पहला पॉइंट, लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। मेरे को फटाफट सुना दो क्या होता है। सुन रही हूं मैं, जल्दी बोलना है आपने। जब मैं कहूँ ना सुनाओ, तो आपको बोलना है उस टाइम पे, ठीक है? लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? वेरी गुड। प्रोडक्शन भी कम थी 1947 में आजादी के टाइम पे। हमारी एग्रीकल्चर का क्या हिसाब था? प्रोडक्शन भी कम थी और प्रोडक्टिविटी यानी मैम टोटल आउटपुट भी कम था और पर हेक्टेयर लैंड आउटपुट भी कम था। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको क्या बताया? हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। हमारा एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा डिपेंड था किस पे? रेन पे, ठीक है? तीसरा पॉइंट समझिए, फटाफट समझिए, अब बन गया ना लिंक, अब जल्दी समझिए। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। अब बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान से सुनना। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड। स्मॉल का मतलब अरे वाह छोटा, और फ्रेगमेंटेड का मतलब पीस में बटा हुआ। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, छोटे छोटे लैंड्स और टुकड़ों में, यानी छोटे टुकड़ों में लैंड जो थे डिफरेंट डिफरेंट एरिया में बटे हुए थे। अब बात को ध्यान से समझना, क्या हुआ? आपके किसी पर्सन ने यानी आपने एक शॉप खोल ली, ठीक है? मैं बोलती हूँ आपने कोचिंग सेंटर ही खोल लिया, ठीक है? अब कोचिंग सेंटर में क्या किया आपने? 5 बच्चे एक एरिया में पढ़ाए, 5 बच्चे एक एरिया में पढ़ाए और 5 बच्चे एक एरिया में पढ़ाए। वो आपस में काफी दूरी में था, मतलब गैप था उनके बीच में। आपको जाने में टाइम भी लगता था, एनर्जी भी लगती थी, प्लस साथ में कॉस्ट भी लगता था। अब आपने देखा बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ चुकी है, यहाँ पे पंखे से तो काम नहीं चलेगा, एसी चाहिए। क्या एक एरिया में एसी लगवा दो तो काम हो जाएगा? नहीं, एसी तो तीनों एरिया में चाहिए। अगर अब तीनों एरिया बड़े बड़े होते यानी आप हर एक जगह पे 200, 250 बच्चे पढ़ा रहे होते, तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम थी? नहीं थी, आपकी कॉस्ट कवर हो जाती, आप इजीली खर्चा कर देते। लेकिन दिक्कत क्या थी? वो छोटा था, 5-5, 10-10 बच्चे थे। अगर आप उस पर इतना खर्चा करोगे, फिक्स कॉस्ट इतनी कर दोगे, तो आपको रिटर्न कुछ मिलेगा ही नहीं। इसी तरीके से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, छोटे छोटे टुकड़ों में लैंड बटी हुई थी। किसानों की ज्यादा मेहनत लगती थी, ज्यादा टाइम लगता था, ज्यादा कॉस्ट लगती थी। कुछ सोचे भी लगवाने को तो एक लैंड पे हो गया, आगे का काम नहीं हो सकता था। तो छोटे छोटे टुकड़ों में लैंड बटा हुआ था, ना वो इकट्ठा करने को तैयार थे, ना उनके ऊपर कोई था जो ये काम करा सके। क्योंकि पहले के टाइम पे एक मेंटालिटी भी होती थी, ये मेरे दादा बाबा की जमीनें हैं, इसको नहीं मैंने मर्ज करना। तो स्मॉल और फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग के कारण भी हम बैकवर्ड यानी पीछे रह गए। अब फोर्थ पॉइंट समझिए फटाफट, 3 हो गया क्लियर, जल्दी। पहला लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, बहुत बढ़िया। दूसरा हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, किस क्या था इसके अंदर? इस पॉइंट के अंदर क्या था जल्दी बताओ? हाँ जी, बारिश वाला, कि बारिश के कारण हम बहुत ज्यादा बारिश पे डिपेंड थे, होती थी तो फसलें अच्छी, नहीं होती थी तो फसलें अच्छी नहीं होती थी। थर्ड पॉइंट वेरी नाइस, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। इतना क्लियर हो गया, समझ आ गया इतना। अब चौथा समझिए, डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। डोमिनेंस का मतलब होता है प्रभाव, सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए ही कर देना। तो उस टाइम पे मेन जो प्रभाव था वो डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। मेन प्रभाव किसका था? सब्सिस्टेंस फार्मिंग का। जो भी फार्मर्स थे वो उतना ही उगाते थे जितना वो खुद और अपनी फैमिली को कंज्यूम करा सके, उससे ज्यादा कभी फोकस ही नहीं कराया गया था। बहुत थोड़ा बचता था, इसके अलावा कभी फोकस ही नहीं किया गया कि आप मार्केट में जाओ, जो बच गया है वीट, जो राइस बच गया उसको मार्केट में बेच के आओ। तो कभी भी कमर्शियल की तरफ फोकस ही नहीं किया गया, कभी भी इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया गया कि इसकी मार्केटिंग करो, इसको बाहर जाके बेच के आओ। हमेशा सब्सिस्टेंस फार्मिंग ही बनाया अपने लिए
और खाया, काम खत्म। तो इसके रीजन से भी हम बैकवर्ड थे। अगर फोकस किया जाता तो हर कोई ज्यादा उगाता, इसका प्रॉपर हम यूटिलाइज कर सकते थे अपने रिसोर्सेज को। तो समझिए, फटाफट बातों को दोबारा समझते हैं। हमने क्या समझ लिया आज? हमने ये जाना कि हमारा सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, चैप्टर का नाम क्या है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अर्थव्यवस्था कैसी थी भारत की आजादी के टाइम पे। तो इसमें हमने समझा कि आज हम पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं, 6 पॉइंट पढ़ेंगे। पहला पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या था, 4 पॉइंट बैकवर्ड थे और 3 पॉइंट स्टेगनेंट के। बैकवर्ड का मतलब पीछे रह गए थे। क्या कारण था? लो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी थी। वेरी गुड, आप बोलो सेकेंड पॉइंट, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। थर्ड क्या था? स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, छोटे छोटे टुकड़ों में हमारी जमीनें बटी हुई थी। फोर्थ पॉइंट क्या हो गया? डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। यहाँ तक क्लियर हो गया? चारों पॉइंट समझ आ गए अच्छे से, वेरी नाइस। पॉइंट नेक्स्ट आ गए, पहला आ गया जिसमें से लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज। यानी कि ब्रिटिश राज के टाइम पे, ब्रिटिश रूल के टाइम पे लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैसा था, जो जमीन का किराया आता था वो किस तरीके से लिया जाता था। अब इन 3 पार्टी को समझना। फर्स्ट आ गया ऊपर गवर्नमेंट, किसकी? ब्रिटिश रूल वालों की। जमींदार जो उस लैंड के ओनर थे, और टिलर जो उस लैंड पे काम करते थे। काम कौन करता था? जो गरीब किसान थे। ओनर कौन थे? जो बहुत बड़े बड़े जमींदार से थे इंडियंस, लेकिन उनके पास बहुत सारा पैसा था तो उन्होंने अपनी जमीनों को दे दिया था किराए पे, रेंट मतलब टिलर को काम करने के लिए दे दिया था। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने ओनर्स को कहा हमें तुमसे लैंड का टैक्स चाहिए, लेकिन अब वो उन्हें तो नाराज नहीं कर सकते थे क्योंकि बड़े बड़े इंडियन से, यानी बहुत पैसा जमींदार से ये, तो उनके साथ पहले दोस्ती निभाई। बोला मुझे तुमसे टैक्स चाहिए, तो जमींदार से कहा हम तुम्हें कैसे देंगे, कि तुम टीलर ऑफ द सॉइल से लो, यानी जो तुम्हारे यहाँ पे काम कर रहे हैं तुमने जितना लेना है उनसे उतना ले लो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। कि अगर उन्होंने शिकायत लगा दी हमारी तो क्या हम तुम्हारे साथ है, जब सरकार ही आपके साथ है तो फिर आपको दिक्कत की बात ही नहीं है। तो इस तरीके से सारा बर्डन किस पे आ गया, बेचारे टिलर ऑफ द सॉइल पे। किसका एक्सप्लॉयटेशन हो गया? टिलर ऑफ द सॉइल का। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, क्या लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, एक फिक्स अमाउंट पे टैक्स लिया जाता था जमींदार से, ओनर ऑफ द सॉइल से, और जो ओनर ऑफ द सॉइल थे वो अपनी मन मर्जी का अमाउंट ले लेते थे, किससे? टिलर ऑफ द सॉइल से। इतना बात समझ आ गया। अब इसी का ये कनेक्टेड पॉइंट है ऊपर वाला, गल्फ बिटवीन ओनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल। अब इन 2 बातों को ध्यान से समझना, गल्फ बिटवीन ओनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल। गल्फ का मतलब है इनके बीच में गैप, एक खाई बनती जा रही थी, एक बहुत बड़ा गैप बनता जा रहा था ओनर और टिलर के बीच में। कैसे? अब ओनर्स क्या करते थे, किसी महीने अगर बहुत अच्छी फसल उगी तो रेंट जो था वो तो लेके जाते थे, साथ में वो फसलें भी उठा के ले जाते थे कि हमें ये वीट भी दे दो, ये राइस भी दे दो, वो भी साथ साथ ले जाते थे। यानी जब मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ तो वो भी ओनर क्या हो जाता था, अपने साथ साथ ले जाता था। अब किसी महीने क्या हुआ, किसी साल क्या हुआ, ओनर ऑफ द सॉइल जो था आया, टिलर ऑफ द सॉइल ने बोला कि मेरा तो इस साल सब लुट गया, इस साल की फसल अच्छी नहीं हुई। अभी बताया था ना, डिपेंड किस पे था, बारिश पे, तो इस साल की फसल मेरी अच्छी नहीं हुई। अब इस साल क्या कहता था, मुझे तो रेंट चाहिए, मुझे तो नहीं पता। यानी प्रॉफिट में तो शेयरिंग पूरी ले लेता था जब अच्छा हुआ। जैसे कई लोग होते हैं ना, हमारी जब अच्छा टाइम होता है तो मित्रता तो सब निभाते हैं, उस टाइम पे तो जो आपको नहीं जानते वो भी आपसे दोस्ती निभाएंगे, लेकिन जब बुरा टाइम है तो सारे दूर भाग जाते हैं। सिर्फ कुछ नहीं, आपके जैसे माता पिता या आपके जो भाई बहन है वो ही आपका साथ है, एक बेस्ट फ्रेंड जिसे कहते हैं वो, बाकी सब क्या हो जाते हैं, दूर से ही राम राम हो जाती है। तो ठीक ये ऐसा था ओनर ऑफ द सॉइल और टिलर ऑफ द सॉइल के बीच में। जब फायदा हुआ सारा ले गए, जब नुकसान हुआ देखा भी नहीं, कि मेरे को तो मेरा रेंट चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। समझ आ गया? इंटरेस्टिंग लग रही है इंडियन इकोनॉमी बहुत ज्यादा। चलो समझे हमने क्या क्या पढ़ा। हमने 4 पॉइंट बैकवर्ड के पढ़े, अभी कराऊंगी रिवाइज। 2 पॉइंट स्टेगनेंट के पढ़े, है सारा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में पिछड़े क्यों थे और एग्रीकल्चर में रुके क्यों हुए थे? पहला, लैंड रेवेन्यू सिस्टम बहुत गलत था, गल्फ बिटवीन ओनर ऑफ द सॉइल एंड टीलर ऑफ द सॉइल। अब तीसरा पॉइंट क्या था, फोर्स कमर्शियलाइजेशन हो रहा था एग्रीकल्चर का। देखो कौन सी क्रॉप बिकवानी है, इंडिगो, नील की खेती। अब नील की खेती उगवा रहे थे वो, क्यों नहीं चाहिए थी नील की खेती?
क्योंकि उनको अपनी टेक्सटाइल्स के अंदर, ब्रिटेन में जो टेक्सटाइल्स थी उसमें ब्लीच करने के लिए, डाई करने के लिए नील की रिक्वायरमेंट थी, जो इंडिगो क्रॉप वो चाहते थे इंडिया से ले जाए। लेकिन इंडिया वाले ऐसा नहीं चाहते थे। फार्मर्स क्यों नहीं चाहते थे? पहला रीजन, जो उनकी लैंड थी ना, अगर वो एक बार इंडिगो उगा ले तो उसके बाद उनकी लैंड की उपजाऊ शक्ति खत्म होने लगती है, नष्ट भी हो सकती थी। जिसका मतलब क्या है, इसके बाद अगर उनको कोई वीट, राइस जैसी अगर फसल उगानी है तो उनको फॉलोइंग जैसी प्रोसेस को करना पड़ता है, यानी काफी साल उस क्रॉप को, उस लैंड को खाली छोड़ देना पड़ेगा, जिसके कारण उनकी उपजाऊ शक्ति दोबारा आ जाए। मतलब बहुत बड़ा नुकसान। अगर वो इंडिगो उगाए तो भी मतलब वो चाहते ही नहीं थे, और इंडिगो अगर उन्होंने एक टाइम पे मना कर दिया, बंद कर दिया, तो उनको पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि इतना टाइम फिर छोड़ना पड़ेगा। बंदा सोचता है इससे अच्छा यही कर लो। अब क्या करते थे जो ब्रिटिशर्स थे, पहले ही एडवांस पेमेंट दे देते थे, हमसे इतनी एडवांस पेमेंट ले लो लेकिन हमें इंडिगो की क्रॉप उगा के दो, फोर्स किया जा रहा था। अब इसमें बेचारे फार्मर्स कहाँ फंस रहे थे? पहली बात समझ आ गई, ये जो उपजाऊ शक्ति की मैंने आपको बताई। दूसरी बात क्या थी, अरे जब ढंग से फसल नहीं उगती थी तो इतना तो होता था कि अपने घर पे ले जाओ और यहीं पे ही इन्हीं जो उगी है वीट, राइस, एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं भी हुआ, इनसे कम से कम अपना पेट तो पाल ही सकते थे, अपना खा पी तो सकते ही थे। अब इंडिगो जैसी क्रॉप तो खा भी नहीं सकते। अब उनको कैश चाहिए था बाहर से इस क्रॉप को लेने के लिए, वीट और राइस को। अब इस चक्कर में क्या हुआ, अकाल पड़ गया पूरे उसमें। क्यों? क्योंकि सबको तो जबरदस्ती कह दिया कि इंडिगो क्रॉप उगाओ। अब बाकी मार्केट के अंदर इन सब की बहुत ज्यादा कमी हो गई, जिसके कारण काफी ज्यादा प्रॉब्लम इंडिया के अंदर आई थी। और जो एक रीजन था हमारी स्टेगनेंट इकोनॉमी का। बात समझ आ गई है कि एग्रीकल्चर में हम स्टेगनेंट क्यों थे। तो मैंने आपको क्यों बोला, फोर्स कमर्शियलाइजेशन हो रहा था एग्रीकल्चर का, इंडिगो क्रॉप उगवाने को कह रहे थे, जो फार्मर्स नहीं चाहते थे लेकिन उनको जबरदस्ती की जा रही थी, जिससे उनकी उपजाऊ शक्ति भी लैंड की खत्म हो रही थी। साथ ही साथ उनको पैसा चाहिए था वीट और राइस जैसे को खरीदने के लिए, और अगर पैसा नहीं होगा उनके पास तो वो अपनी जीविका भी नहीं चला पाएंगे, क्योंकि उनके पास इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं था। और जब सबने ही इंडिगो क्रॉप उगाना स्टार्ट कर दिया या करवा दिया गया, तो अब वीट और राइस जैसी क्रॉप का बहुत ज्यादा अकाल पड़ रहा था। समझ आ गया? इतना क्लियर हो गया आपको? अब फटाफट लेक्चर को एंड करते हैं, जल्दी जल्दी मेरे साथ रिपीट कीजिए। हमने पढ़ा इंडियन इकोनॉमी ऑन द इंडिपेंडेंस के, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये भी समझिए, ऑन द ईव, ईव का मतलब होता है टाइम। बहुत आप लोग तो आजकल बहुत वर्ड यूज करते हो, ये ईव, बर्थडे ईव, है ना, तो बहुत मतलब टाइम आ रहा है बर्थडे का, तो इसी तरीके से। चलिए अब बात को समझते हैं। पहला पॉइंट आ गया एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, यानी हम बैकवर्ड थे और स्टेगनेंट थे। बैकवर्ड क्यों थे? सारे आप बोलोगे फटाफट। लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, और फोर्थ पॉइंट इज, जल्दी, फोर्थ पॉइंट क्या था हमारा? वेरी गुड, डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। नेक्स्ट 3 क्या था? गल्फ बिटवीन ओनर ऑफ द सॉइल एंड टीलर ऑफ द सॉइल, लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज, एंड लास्ट वन फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। चलिए बहुत बढ़िया आपने काम किया। अब लास्ट में मेरी बात जरूर सुनिएगा। अगर किसी बच्चे ने ये वीडियो देखी और पसंद आए तो आप लाइक जरूर करो, और अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक जरूर करो, और कमेंट में बताओ कि क्यों नहीं आए। अब नेक्स्ट बात को समझो कि जैसे मैंने आपको बोला था मेरी निगाह अब आप पे रहेगी, तो होमवर्क जरूर करना है। होमवर्क क्या है? होमवर्क के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ग्रेसफुल क्लासेस का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जिसके अंदर डेली का काम आप लोगों को दिया जाएगा। चिंता ना करो, अगर आप बाद में भी कभी ज्वाइन करते हो, यानी अभी नहीं भी कर रहे, तो टेलीग्राम पे आपको वो चीजें भी अवेलेबल मिल जाएगी। जब भी सेंड किया हो डेट चेक कर लेना, उस डेट से आप होमवर्क को निकाल लेना। तो आपकी क्लास का जितना भी काम था होमवर्क जरूर करके आना। नेक्स्ट क्लास में पहले आपसे सुना जाएगा, होमवर्क चेक किया जाएगा, उसके बाद आप लोगों का काम आगे बढ़ाया जाएगा। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।